तीनों टाइम रोटी खाने वाला ससुराल। एक गरीब घर की लड़की निशा बहुत अरमान लेकर अपने मध्यम वर्ग परिवार में आती है और आज उसकी पहली रसोई होती है। सब लोग ससुराल में कितने अच्छे। पहले मैंने गरीबी की जिंदगी जी, लेकिन चलो यहाँ पर थोड़ी अच्छी चीज़ तो है, कूलर भी है, अच्छा खाना भी बन जाएगा। मैंने तो सोच लिया आज अपनी पहली रसोई में सबको यही खिलाऊंगी बनाकर, पूड़ी, कचौड़ी, रायता, हलवा और मटर पनीर। बस कढ़ाई चढ़ा दूँ। मटर पनीर और बाकी का व्यंजन बनाने के बाद वो कढ़ाई गैस पर चढ़ाने जा रही थी कि सास अंबिका, अरे बहू, ये तो क्या कर रही है? सब्जी तूने बना ली, फिर कढ़ाई में क्या करेगी? अरे माँ जी, पूरी कचौरी भी तो बनानी बाकी है, सब तो मैंने तैयार कर दिया, आप बस मुझे थोड़ी देर दीजिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। अरे बहू, एक बार को पूछ तो लेती। कढ़ाई हटा दे, अब में से कोई भी पूरी नहीं खाएगा, हम सब रोटी खाते हैं, तो तू सबके लिए रोटी बना दे, और ये आटा भी बहुत कम है, थोड़ा आटा और लगा ले। अरे माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, मैं आप सबको रोटी बनाकर कैसे दे सकती हूँ, इसलिए पूरी बना रही हूँ। मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया। हम सब में से पूरी, पराठा, कचौरी कोई नहीं खाता है, हम तीनों टाइम सिर्फ रोटी खाते हैं, चावल भी नहीं। तुझे ये बात आज ही समझ आ गई हो, अब सबके लिए रोटी बनाकर ले आ। जी माँ जी। हद है, मैंने सोचा अपने बड़े से ससुराल में आई हूँ, घर पर भी गर्मी में रोटी खाती थी, ये सब खाने को नहीं मिलता था, और यहाँ पर भी माँ जी तीनों टाइम रोटी खाने की बात कर रही हैं, चावल भी नहीं। अब गर्मी में रोटी बना बना कर तो मैं परेशान ही हो जाऊंगी। कोई बात नहीं, ये सब तो मुझे अब करना ही होगा। बेचारी निशा और आटा लगाकर रोटी बेलने लगती है और एक एक करके घर वालों को खिलाती है कि घर वाले तुरंत सारी रोटी खा जाते हैं। वाह बहू, तुमने मटर पनीर की सब्जी तो बहुत ही अच्छी बनाई है, रोटी कम पड़ गई है। जरा और लेकर आओ। हाँ निशा, तुमने खाना सच में बहुत अच्छा बनाया है, और लेकर आओ। सुनो निशा, मेरी रोटी पर ना घी मत लगाना। जी जेठानी जी, बस अभी लाई। कैसे ससुराल वाले इतनी सारी रोटी बना दी, अभी तक किसी का पेट ही नहीं भरा। आटा खत्म हो जाता है। निशा और आटा मारकर फटाफट रोटी बनाकर ससुराल वालों को खिलाती है और पहली रसोई में उनसे शगुन पाती है। बहू, बहुत अच्छा खाना बनाया था, ऐसे ही दोपहर में भी रोटी बना देना और रात के टाइम भी, और सब्जी बची होगी ना तो दोबारा सब्जी मत बनाना, और रात को सलाद भी काट देना। जी माँ जी। अरे मुझसे तो अपना शगुन ले लो, ये लो। शुक्रिया माँ जी। फिर निशा खुद भी खाना खाने के लिए कुछ देर अपने कमरे में कूलर की हवा खाती है। बाप रे, पहले टाइम की रोटी बनाने में मेरी ऐसी तैसी हो गई, इतनी गर्मी थी क्या बताऊं, लेकिन यहाँ कूलर के सामने मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। कुछ देर बाद निशा दूसरे टाइम का खाना बनाकर ससुराल वालों को खिलाती है और फिर तीसरे टाइम भी रात को रोटी बनाते बनाते निशा पूरी पसीने में हो गई थी। हे भगवान, इस रसोई में कितनी गर्मी लग रही है तवे के सामने। ऐसा लग रहा है आज मैंने एक दिन में 10 दिन की रोटियां तो सेक ही दी हैं। ऐसे कैसे चलेगा? भाभी, सब रोटी के लिए बाहर बैठे हुए हैं, आपने खाना बनाया नहीं क्या अभी तक? नहीं, बस खाना बन गया है, गर्मी बहुत हो रही है ना, इसलिए टाइम लग गया। अब तीसरे टाइम की रोटी भी ससुराल वालों को बनाकर खिला देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। निशा ससुराल वालों को गर्मी में तीनों टाइम रोटी बना कर देती है, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। और अब तो घर वाले सुबह नाश्ते में भी चाय के साथ रोटी ही बनवा कर खाया करते थे। भला ये भी कोई खाने का मेल है? कौन सुबह सुबह चाय के साथ रोटी खाता है? अरे बहू, रोटी लाने में कितनी देर लगाएगी? अजवाइन की रोटी पर नमक लगाकर लेकर आइयो, चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है तेरे पापा जी को। बस लाई माँ जी। सारे के सारे ससुराल वाले पागल हैं, जब देखो तीनों टाइम रोटी 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 यही ठूसते रहेंगे। फिर निशा रोटी बनाकर अपने ससुराल वालों को देती है और वो चाय के साथ रोटी का आनंद लेते हैं। वाह बहू वाह, आज आजा तू भी बैठ और चाय से रोटी खा, देख कितना स्वाद लगता है। मुझ जैसी गरीब अपने मायके से जिंदगी भर नमक रोटी ही खाकर यहाँ आई है, किसे पता था कि मुझे यहाँ पर भी यही खाना होगा। माँ जी, मैं कह रही थी दोपहर के खाने में दाल मखनी बना लेती हूँ, और चावल, बहुत टाइम से चावल भी नहीं बने। तुझे पता है ना, हम सब लोग तीनों टाइम रोटी खाते हैं, फिर तू चावल का जिक्र क्यों कर रही है? हम सब रोटी ही खाते हैं। ऐसा करना, तुम अभी आलू की रोटी बना लेना और उसके साथ को देने को चटनी। हाँ बहू, ये तूने बिल्कुल ठीक कहा। निशा बहू, यही बनाना। माँ जी, आलू की रोटी अच्छी नहीं लगेगी, आलू के पराठे बना देती हूँ ना। माँ और भाभी जो कह रहे हैं तुम वही बना दो, अपनी तरफ से कुछ मत बनाओ, तुम्हारी वजह से पूरा परिवार भूखा थोड़ी रह सकता है, और पराठा खाकर पेट खराब हो जाएगा। तुम्हें तो पता है आजकल के रिफाइंड तेल कैसे आ रहे हैं। जी ठीक है। सुबह की रोटी चाय के बाद दूसरे टाइम में निशा आलू की रोटी और चटनी बना देती है। चटनी पीसने में भी निशा के पसीने छूट जाते हैं। और फिर तीसरी टाइम में निशा अकेले खाना बनाती है। उसकी जेठानी नंद कोई भी उसकी मदद नहीं करता था, साथ ही वो घर के बाकी काम भी करती थी।
अकेले पूरे घर की रोटी बनाकर और घर को संभाल कर निशा की तबीयत भी धीरे धीरे खराब रहने लगी थी। शाम को 4 बजे उसका जेठ अरविंद घर जल्दी आ जाता है, तब जेठानी घर में नहीं होती। अरे निशा, लगता है तुम्हारी जेठानी घर में नहीं है। मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए 7-8 रोटी बना दो, और कल रात की बची हुई सब्जी होगी ना, वही दे देना। जी कल रात की सब्जी तो माँ जी ने खा ली थी। तो ऐसा करो, प्याज, खीरा, टमाटर, हरी मिर्च, नींबू, इन सबको सलाद बनाकर रोटी से दे दो। ये खाने से भी मेरा पेट भर जाएगा। जी जेठ जी लाती हूँ। गुस्से में निशा आटा लगाकर रोटी बनाने लगती है। हद होती है, इस घर में कोई भी नहीं है क्या जो मेरा दुख दर्द समझे। अब तो दिन पर दिन इतनी गर्मी बढ़ गई कि 2 मिनट में इंसान पसीने में भीग जाता है रसोई में। जेठानी जी भी नहीं है। अभी दोपहर की रोटी बनाकर बैठी ही थी कि जेठ जी को भी घर पर अभी टपकना था। फिर निशा अपने जेठ को खाना देती है। ऐसी गर्मी में सब लोग परेशान होते हैं, लेकिन फिर भी रोटी खाना नहीं छोड़ते। घर के सारे लोग ज्यादा मात्रा में तीनों टाइम रोटी खाकर मोटे होने लगे थे। वहीं बहू सूख कर कांटा हो चुकी थी। एक दिन घर पर कुछ मेहमान आते हैं, जबकि मेहमानों के लिए भी रोटी बनवाकर उन्हें परोसवाती है। अरे अंबिका, इतनी गर्मी में तूने बहू से रोटी भुजिया बनवाई है? हाँ तो क्या हुआ, अगर पूरी पराठे बनवाती तो उसमें टाइम लगता। मेरी बहू को रसोई में गर्मी लगती है और तुम लोगों को खाने में गर्मी लगती। तुम लोग देख रही हो ना बाहर कितनी तेज धूप हो रही है, इसीलिए मैं रोटी बनवा देती हूँ और हम सब भी रोटी खाते हैं। देख रहे हो विकास जी, हम इतने सालों से पहली बार घर पर आए और ये बेशरम कंजूस लोग हमें रोटी भुजिया खिला रहे हैं। अरे इससे ये भी नहीं हुआ कि साथ में रायता ही दे दे इस सूखे खाने को निगलने के लिए। इनकी तरह इनकी बहू भी कंजूस निकली। 2 पूरी बनाकर दे देती तो कौन सी रसोई में पिघल जाती। क्या कहूँ, हिम्मत चाहिए सूखी रोटी परोसने के लिए भी किसी मेहमान को। मैं तो अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं कर सकता। हे भगवान, बुआ फूफा जी मेरे ससुराल वालों की वजह से मुझे भी कंजूस बोल रहे हैं, जबकि मैंने माँ जी से कहा था माँ जी आज तो पूरी बनाने दीजिए, लेकिन नहीं, माँ जी मानी ही नहीं। बेइज्जती करा कर ही मानी है। सच में मैं तो तंग आ चुकी हूँ ससुराल वालों से। अरे विकास जी, गोमती, और रोटी खाइए ना। 1 और 2 से क्या होगा। अब बस भैया रहने दो, जितनी खातिरदारी करवानी थी हो गई। मेरा मतलब हमने खाना खा लिया, अब चलते हैं। और एक बात, आप लोग इतने भी गरीब नहीं है कि रोटी खिलाने पर आ जाओ। इस बात का ताना देकर वो दोनों चले जाते हैं। अरे अंबिका, ये गोमती क्या कहकर चली गई। नहीं पापा जी, जो आप लोगों ने किया बस वही तो कहा है, माफ कीजिएगा। पर आप लोग इतने बेशर्म और कंजूस हो गए कि आपने रोटी खाने के चक्कर में दूसरों को भी जबरदस्ती रोटी खिला रहे हैं। बुआ फूफा जी पहली बार हमारे घर आए थे, कम से कम उनके लिए तो आप अच्छे व्यंजन बनवा देते, लेकिन माँ जी आपसे वो भी नहीं हुआ। इसीलिए बुआ जी जाते जाते ताना मार के चली गई। ए रहने दे बहू, अपने मन से कुछ भी मत कह। और हाँ, आज रात को तुझे अलग से रोटी बनाने की जरूरत नहीं है। दिन की रोटी को छौंक देना और सुबह की सब्जी को हम उसी में मिलाकर खा लेंगे। आप लोग नहीं सुधरने वाले। अरे माँ जी, कभी तो दाल चावल भी खा लिया करो। आप सब खा खा कर मोटे हो गए हो। आप सीधा सीधा कह दीजिए ना, आपको रोटी बनाने में तकलीफ होती है। हाँ होती है, लेकिन आप लोगों को समझ थोड़ी आता है। किसी को भी मेरी फिक्र नहीं है। बस गर्मी में मैं अकेले ही 3 टाइम की रोटी बनाकर परेशान होती हूँ, कोई मेरी मदद नहीं करता। बस निशा, अपने कमरे में जाओ। ससुराल वालों के सामने निशा और मोहित में भी बहस हो जाती है। वहीं गुजरते दिनों में निशा 3 वक्त की रोटी बनाकर ससुराल वालों को खिलाती है, जिससे घर वालों को अलग अलग दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तबीयत खराब हो जाने पर पूरा परिवार अपना टेस्ट करवाता है, जहां डॉक्टर्स रिपोर्ट देखकर बताते हैं। कमाल है, एक तरफ आपकी बहू है जो इतनी पतली हो गई हैं, दूसरी तरफ आप सबने रोटी खा खाकर अपना वजन बढ़ा लिया है। ब्लड प्रेशर का लेवल भी बढ़ गया है। ऊपर से और भी दिक्कत है। अगर आप 3 टाइम लगातार रोटी ही खाएंगे तो इससे बीमारी तो बढ़ेगी ही ना। लेकिन डॉक्टर ऐसा कैसे हो सकता है? हम गेहूं की रोटी खाते हैं, मैदा थोड़ी। माताजी, आप कोई भी सेहतमंद चीज ज्यादा मात्रा में खाएंगी तब भी आपको इन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। जरूरी नहीं है अच्छा खाना खाकर सब अच्छा रहे। शरीर को बैलेंस करने की जरूरत है। जैसे कभी हल्का खा लिया, कभी चटपटा खा लिया, चावल वगैरह खा लिए। और इन्हें भी अपना खास ख्याल रखने की जरूरत है। इन्हें बहुत कमजोरी हो गई है। काश डॉक्टर यही बात ये पहले समझ जाते। अब बहू, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दे। अब से हम 3 टाइम रोटी बनाकर तुझे परेशान नहीं करेंगे, तू फेर बदल करके खाना बनाना। इस तरह ससुराल वाले 3 टाइम रोटी छोड़कर दाल खिचड़ी चावल खाना शुरू कर देते हैं, जिससे निशा को 3 टाइम रोटी बनाने से निजात मिल जाती है। माँ देखो, दादाजी तरबूज लेकर आ गए। अब जल्दी से हमारे लिए तरबूज का जूस बना दो ना, गर्मी से गला सूख रहा है। बेटा, तरबूज के जूस के लिए मिक्सी की जरूरत है, इसलिए तुम इस गर्मी में जूस छोड़कर चाट ही खा लो। हमने कल भी तो तरबूज चाट ही खाई थी।
अच्छा पिंकी शांत हो जाओ, मैं पड़ोस से मिक्सी लेकर आ रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए जूस बना देती हूँ। बच्चों की जिद करने पर निशा अपनी पड़ोसन से मिक्सी मांग कर लाती है और कुछ तरबूज छील कर उन्हें काट कर मिक्सी में पीस कर तरबूज का जूस निकालती है। मजा ही आ गया गर्मी में ठंडा ठंडा तरबूज का जूस। माँ कल तुम हमारे तरबूज का क्या बनाओगी? अरे बेटा, कल मैं तुम्हारे पापा के साथ मार्केट जाऊंगा तरबूज बेचने के लिए। अगर कुछ तरबूज बच गए तो तुम्हारे जो दिल करे वो बनवा कर खा लेना। अपने दादा की बात सुन राजू और पिंकी का मुंह उतर जाता है। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और आए दिन दोनों बच्चे तरबूज का कुछ न कुछ अपनी माँ से बनाने को कहते हैं। ऐसे ही एक दिन रोशन रोड पर तरबूज चाट बेच रहा होता है। वहाँ राजू और पिंकी आते हैं। पापा मेरी दोस्त बता रही थी कि तरबूज के छिलके की भुज्जी बनती है। मैं ये सारे तरबूज के छिलके घर लेकर जा रही हूँ। माँ से बोलूंगी कि इन छिलकों का हमारे लिए भुज्जी बना दे। पता नहीं तुम दोनों क्या क्या खाओगे तरबूज का। अच्छा ये लो कुछ तरबूज, ये ले जाओ और अपनी माँ से कहना कि रायता बना दे। आज मेरा भी तरबूज का रायता पीने का दिल है। स्कूल से आते हुए दोनों बच्चे तपती धूप में अपने हाथों में तरबूज और तरबूज का छिलका लेकर आते हैं। माँ पापा ने ये 2 तरबूज दिए हैं और कहा है कि इसका रायता बना दो और हमारे लिए तरबूज के छिलके की भुज्जी। अरे बेटा, तरबूज के छिलके की भुर्जी कैसे बनती है? बहुत आसान है, मेरी दोस्त बता रही थी। उसकी माँ ने YouTube से देखकर बनाया था। छिलके को कद्दूकस करो और जैसे बाकी भुर्जी बनती है बना दो। अब तो तुम्हें रात को ही भुर्जी खाने को मिलेगी। फोन तुम्हारे पापा के पास है, इसलिए अभी रायता बना देती हूँ। अब निशा अपने बच्चों के लिए तरबूज का रायता बनाती है, जिसे पी के दोनों बच्चों को काफी अच्छा लगता है। और रात को जब रोशन घर आता है तो निशा फोन में तरबूज के छिलके की डिश देखती है। माँ जी, तरबूज के छिलके की तो बड़ी अच्छी रेसिपी निकली। इसे बनाना तो बहुत आसान है और ये देखो तरबूज के पकौड़े भी बन सकते हैं। बहू ज्यादा कुछ मत दे, कैसे ही गर्मी ज्यादा है। अगर तेरे बच्चों को पता चला तो वो और डिमांड करेंगे, इसलिए तू तरबूज के छिलकों की भुर्जी बना दे बस। शांति के कहने पर निशा फोन रख के तरबूज के छिलकों को कद्दूकस कर लेती है और एक गरम कढ़ाई में तेल डालकर उसमें मिर्च, प्याज, नमक, मसाला और तरबूज के छिलके डालकर उसकी भुजिया बनाती है। तरबूज की भुर्जी तो लाजवाब बनी है। बच्चे कुछ तरबूज खा लेते हैं, वरना मार्केट में तो गर्मी की वजह से इतने सस्ते तरबूज हैं कि हमारे तरबूज भी नहीं बिक रहे। सोच रहा हूँ कल रिक्शा करके सारे तरबूज एक साथ बेच आऊं। पर बाजार के हिसाब से मंडी में तो तरबूज का दाम कम ही मिलेगा। माँ, जैसे तरबूज खराब हो रहे हैं उससे तो अच्छा ही है ना। तरबूज न बिकने की वजह से अगले दिन विनोद और रोशन खेत से सारे तरबूज तोड़कर ले आते हैं और उस दिन रोशन अपने पिता के साथ कुछ तरबूज बोरे में बांधकर रिक्शे पर लाद कर बाजार आता है। तो वहीं दोपहर को बच्चे स्कूल से घर आते हैं। माँ कितनी गर्मी लग रही है, देखो ना मेरे शरीर में तो गमौरी भी निकल गई है। और आपको पता है आज हमने स्कूल से आते हुए तरबूज के पकौड़े बिकते हुए देखे। हमारे भी घर में इतने सारे तरबूज रखे हैं, हमें भी तरबूज के पकौड़े खाने हैं। ले बहू, जिस बात का डर था वही हुआ। तेरे बच्चों ने पता नहीं कहां से देख लिए तरबूज के पकौड़े। क्योंकि निशा ने उस दिन तरबूज के पकौड़े की रेसिपी देखी थी, इसलिए वो तरबूज के छिलके को फिर से कद्दूकस करती है, उसमें नमक मसाला डालकर कुछ देर छोड़ देती है और उसका सारा पानी हाथ से निकालकर एक बेसन का घोल तैयार करती है और छोटे छोटे लड्डू बनाकर बेसन में लपेट लेती है और उन्हें खौलते तेल में तलना शुरू कर देती है। माँ खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, अब जल्दी से तरबूज के पकौड़े दो। ये मैं क्या सुन रही हूँ? गर्मियों में तरबूज बिकते देखा और तुम्हारे बच्चे तरबूज के पकौड़े खा रहे हैं। हाँ आंटी, एक बार आप भी खाकर देखो। हमारी माँ तरबूज का जूस, रायता, यहाँ तक कि पकौड़े बनाना भी जानती है। बच्चों के बोलने पर निशा की पड़ोसन भी उसके पकौड़े टेस्ट करती है। बहू, तुमने तरबूज के पकौड़े सच में लाजवाब बनाए। अगर तुम्हारा पति तरबूज के चाट ना बेचकर तरबूज के पकौड़े बेचे तो ज्यादा अच्छी कमाई हो। वैसे मैं यहाँ 2 किलो तरबूज लेने आई थी, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। जी अभी देती हूँ। शांति की पड़ोसन तरबूज लेकर चली जाती है, जिसके बाद दोनों सास बहू के दिमाग में तरबूज के पकौड़े बेचने का आइडिया आता है। और रात को जब रोशन और विनोद घर आते हैं तो इस बारे में शांति और निशा बात करती हैं। अरे तुम दोनों पागल हो गई हो, इतनी गर्मी में हम तुम्हें तरबूज के पकौड़े बेचने के लिए बाहर नहीं भेज सकते, बिल्कुल नहीं। पापा जी, इसमें क्या खराबी है? वैसे भी आजकल दुनिया बहुत आगे बढ़ गई, घर की औरतें भी काम करती हैं। सामने वाली आंटी को ही देख लो, वो भी तो अपनी बहू के साथ काम कर रही है और आज देखो वो कहां से कहां पहुंच गए। इतनी गर्मी में उनके घर 2 कूलर है और हमारे घर कुछ भी नहीं।
विनोद और रोशन निशा की बातों का कोई जवाब नहीं देते और अगले दिन दोनों बाप बेटे अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद निशा भी अपनी सास के साथ मिलकर छोटा सा चूल्हा लेकर आती है और ठेले पर रखकर तरबूज के छिलकों को एक बड़े से बर्तन में कद्दूकस करके रख लेती है और स्कूल के बाहर जाती है। और जैसे ही स्कूल के बच्चों की छुट्टी होती है, दोनों सास बहू इस कढ़ाई में तेल गरम करती हैं और निशा जल्दी जल्दी तरबूज के छोटे छोटे लड्डू बनाती है और उन्हें बेसन में लपेट कर गरम गरम तेल में फ्राई करती है। तरबूज के पकौड़े हमें भी खाने हैं। आंटी 10 के कितने तरबूज के पकौड़े मिलेंगे? हाँ बेटा, क्यों नहीं। जरा हमें भी 20 रुपए के देना तरबूज के पकौड़े, हम भी तो खाकर देखें। इस तरह उनके ठेले पर पहले ही दिन काफी भीड़ जमा हो जाती है और सभी को उसके तरबूज के पकौड़े काफी पसंद आते हैं। अरे वाह, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तरबूज के पकौड़े इतने टेस्टी बन सकते हैं। और 10 में 2 पकौड़े बुरे नहीं हैं। तुम क्या मुझे डेली 11 बजे अपने तरबूज के पकौड़े स्कूल में भेज सकती हो? दरअसल वो हमारी टी टाइम होता है और खाली चाय पीना मुझे पसंद नहीं। हाँ मैडम, क्यों नहीं, मैं खुद लेकर आ जाऊंगी। पहले ही दिन ठेले पर भीड़ और ऑर्डर देखकर दोनों सास बहू काफी खुश होती हैं। अब रात को दोनों सास बहू घर जाकर सारी बात अपने पति को बताती हैं और इस बार वो भी उन्हें काम करने से नहीं रोक पाते। इसके बाद निशा अपने पति के फोन से तरबूज के पकौड़े में और क्रिएटिविटी करने के लिए वीडियो देखती है। माँ जी, ये देखिए, हम तरबूज का भी पकौड़ी बना सकते हैं। इससे हम 50 रुपए के 3 पीस बेचेंगे, अच्छी कमाई होगी। अगले दिन निशा घर पर ही रहकर तरबूज काट लेती है और उसके छोटे छोटे पीस करके उनके सारे बीज निकाल लेती है और उन्हें फ्रिज में कुछ देर जमने के लिए छोड़ देती है। जिसके बाद वो एक बेसन का घोल बनाती है और अपने बेटे से कुछ कुरकुरे के पैकेट मंगवाती है और कुछ कॉर्नफ्लेक्स में तरबूज के पीस कर लपेट देती है। जिसके बाद वो उन्हें गर्म बेसन में लपेट कर तरबूज के पकौड़े बनाती है और एक बार फिर स्कूल के बाहर अपनी सास के साथ बेचने के लिए खड़ी हो जाती है। तो वहीं शांति स्कूल की टीचर्स को उनका ऑर्डर देकर आती है और शाम को बाजार में दोनों सास बहू अपना ठेला लेकर जाती है। आंटी, आपके पकौड़े तो लाजवाब हैं, 10 वाले भी और 50 वाले भी। वैसे हमारे ऑफिस के बाहर एक भी खाने की चीज नहीं है। क्या आप 2 बजे मेरे लिए अपने तरबूज के पकौड़े पार्सल कर सकती हैं? आंटी, आपके पकौड़े तो लाजवाब हैं, 10 वाले भी और 50 वाले भी। वैसे हमारे ऑफिस के बाहर एक भी खाने की चीज नहीं है। क्या आप 2 बजे मेरे लिए अपने तरबूज के पकौड़े पार्सल कर सकती हैं? हाँ बेटा, क्यों नहीं, हमारा तो पार्सल करने का भी काम है। आग में पास खड़े होने से भी शरीर जल रहा है। सच में आंटी, आप दोनों सास बहू को इतनी गर्मी में आग के पास पकौड़े बनाते देख मुझे गर्मी लगने लगी। मैं चलती हूँ, एड्रेसेस पर्ची पर लिख दिया है। इतना बोलकर वो लड़की थोड़े से पकौड़े घर के लिए पैक करवा लेती है और घर आती है। समय यूं ही गुजरता है और दोनों सास बहू इस तरह दोपहर को स्कूल के बाहर खड़े होकर पकौड़े बेचती। तो वहीं रात को बाजार में साथ ही वो खाली समय में पार्सल का भी काम करती हैं और देखते ही देखते दोनों सास बहू की अच्छी कमाई होने लगती है। और एक दिन, माँ जी, अगर हम अपना ठेला लेकर बाहर बेचने के लिए गए तो इस गर्मी में टीचर का ऑफिस और फैक्ट्री का पार्सल कौन देगा? मेरा तरबूज चाट तो वैसे भी नहीं बिकता, पार्सल का काम मुझे दे दो। और अब तो हमारे पास कुछ पैसे भी हैं, फिर क्यों तुम दोनों धूप में ठेला लेकर घूमती हो? मैं तो कहता हूँ कि तुम भी एक वैनिटी वैन ले लो, छाव में आराम से पार्सल भी देती रहना और तरबूज के पकौड़े भी बेचती रहना। क्योंकि इन कुछ दिनों में निशा और शांति ने कुछ पैसे जोड़ लिए थे, इसलिए वो एक वैनिटी वैन लेकर आते हैं और उसमें आराम से तरबूज के पकौड़े बनाकर बेचते हैं। दीदी, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत तगड़ी धूप है। आप तो वैनिटी के अंदर हैं, जल्दी से मेरा पार्सल पैक कर दो। 10 के 2 जगह और 50 के 1 जगह। मैंने एडवांस पेमेंट कर रखी है। 2 मिनट रुकिए, अभी आपका पार्सल पैक करती हूँ। इतना बोलकर जल्दी से निशा फ्रिज से कुछ कटे तरबूज निकालती है और उन्हें कॉर्नफ्लेक्स में लपेट कर बेसन में डिप करती है और पकौड़े को बीच में से कट करके उनमें थोड़ा सा मसाला डालकर 50 के 3 पकौड़े देती है। तो वहीं बच्चों को 10 रुपए में। आंटी, आप बहुत अच्छी हो, 10 रुपए में हमें कोई पकौड़ा नहीं देता आपके सिवा। इस तरह दोनों सास बहू अपने पूरे गांव में तरबूज के पकौड़े वाले के नाम से फेमस हो जाती हैं और उनकी अच्छी कमाई होने लगती है। अब उनके घर में भी टीवी, फ्रिज, कूलर होता है।